Cambridge Assessment, International Education, Cambridge IGCSE, November 2025 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now. अभ्यास 1 प्रश्न 1 से 6। प्रश्न 1 से 6 के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे। उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए। आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए। आपको प्रत्येक संवाद 2 बार सुनाया जाएगा। संवाद 1। छात्रों, आज हम फूल वालों की सैर पर जा रहे हैं, जो दिल्ली का एक अनूठा वार्षिक उत्सव है। उत्सव का मुख्य आकर्षण एक जुलूस है, जो मेहरौली के जोग माया मंदिर से शुरू होकर सूफी संत बख्तियार काकी की दरगाह पर समाप्त होता है। देश के कोने कोने से आए फूलों की सजावट और बारिश की जाती है। मंदिर पर फूलों के छत्र और दरगाह पर फूलों के पंखे और चादरें चढ़ाई जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलों और दस्तकारी के आयोजन भी होते हैं। छात्रों, आज हम फूल वालों की सैर पर जा रहे हैं, जो दिल्ली का एक अनूठा वार्षिक उत्सव है। उत्सव का मुख्य आकर्षण एक जुलूस है, जो मेहरौली के जोग माया मंदिर से शुरू होकर सूफी संत बख्तियार काकी की दरगाह पर समाप्त होता है। देश के कोने कोने से आए फूलों की सजावट और बारिश की जाती है। मंदिर पर फूलों के छत्र और दरगाह पर फूलों के पंखे और चादरें चढ़ाई जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलों और दस्तकारी के आयोजन भी होते हैं। संवाद 2। नमस्कार, आहार भोजनालय। जी, शनिवार को 12 लोगों की मेज बुक कर लीजिए। जरूर। क्या कोई विशेष अवसर है? नहीं, पिछले महीने मेरे जन्मदिन पर आपके यहाँ आकर अच्छा लगा था, तो सोचा क्यों ना बेटे के दीक्षांत पर भी वहीं चलें। अपनी पसंद का खाना बनवाएंगी या हमारी थाली लेंगी? नहीं, आपकी थाली ठीक है। भुगतान क्या पहले से करना होगा? जी, बड़े समूह के लिए पहले करना होता है। अभी 5,000 दे दीजिए। भोजन के दिन आपका बिल बड़ा होगा तो आपको छूट मिलेगी। नमस्कार, आहार भोजनालय। जी, शनिवार को 12 लोगों की मेज बुक कर लीजिए। जरूर। क्या कोई विशेष अवसर है? नहीं, पिछले महीने मेरे जन्मदिन पर आपके यहाँ आकर अच्छा लगा था, तो सोचा क्यों ना बेटे के दीक्षांत पर भी वहीं चलें। अपनी पसंद का खाना बनवाएंगी या हमारी थाली लेंगी? नहीं, आपकी थाली ठीक है। भुगतान क्या पहले से करना होगा? जी, बड़े समूह के लिए पहले करना होता है। अभी 5,000 दे दीजिए। भोजन के दिन आपका बिल बड़ा होगा तो आपको छूट मिलेगी। संवाद 3। हेलो माया, स्कूल का छायांकन क्लब गर्मी की छुट्टियों में एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। पता नहीं तुमने नोटिस देखा या नहीं, पर संयोजन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मुझे मालूम है कि तुम्हें फोटो खींचने का शौक है और तुमने कई इनाम भी जीते हैं। कार्यशाला में हम देश के एक प्रसिद्ध छायाचित्रकार को बुला रहे हैं, जो फोटो खींचने की बारीकियां सिखाएंगे। एक प्रतियोगिता भी होगी और विजेताओं को पुरस्कार मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम भी भाग लो।
फोन करना। बाय। हेलो माया, स्कूल का छायांकन क्लब गर्मी की छुट्टियों में एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। पता नहीं तुमने नोटिस देखा या नहीं, पर संयोजन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मुझे मालूम है कि तुम्हें फोटो खींचने का शौक है और तुमने कई इनाम भी जीते हैं। कार्यशाला में हम देश के एक प्रसिद्ध छायाचित्रकार को बुला रहे हैं जो फोटो खींचने की बारीकियां सिखाएंगे। एक प्रतियोगिता भी होगी और विजेताओं को पुरस्कार मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम भी भाग लो। फोन करना। बाय। संवाद 4। तुमने कल रात वाला टीवी कार्यक्रम देखा जिसके बारे में मैंने बताया था? कौन सा? खेल वाला? नहीं, वे तो पिछले हफ्ते था। ये तो जानवरों पर था। क्या कार्यक्रम था! अरे हाँ, मैं सोचती थी उबाऊ होगा, पर वो तो वाकई बहुत मजेदार निकला। मुझे खुशी है कि तुम्हें भी पसंद आया। कितनी सारी नई बातें जानने को मिली ना। सच में। पर पता है, मुझे सबसे अच्छा उसका संगीत लगा। हाँ, जानवरों की गतिविधियों के साथ क्या संगत बिठाई थी। तुमने कल रात वाला टीवी कार्यक्रम देखा जिसके बारे में मैंने बताया था? कौन सा? खेल वाला? नहीं, वे तो पिछले हफ्ते था। ये तो जानवरों पर था। क्या कार्यक्रम था! अरे हाँ, मैं सोचती थी उबाऊ होगा, पर वो तो वाकई बहुत मजेदार निकला। मुझे खुशी है कि तुम्हें भी पसंद आया। कितनी सारी नई बातें जानने को मिली ना। सच में। पर पता है, मुझे सबसे अच्छा उसका संगीत लगा। हाँ, जानवरों की गतिविधियों के साथ क्या संगत बिठाई थी। संवाद 5। इस वर्ष का अरबी यात्रा बाजार दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में शुरू हुआ। इस प्रदर्शनी में भारत का विशालकाय पंडाल पर्यटन उद्योग के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर उठाए गए कदमों को विशेष रूप से दर्शाया गया है, जिनमें पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक उपाय और वन्य जीव पर्यटन शामिल हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 वर्षों में विदेशी यात्रियों की वार्षिक संख्या बढ़ने के साथ ही भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। इस वर्ष का अरबी यात्रा बाजार दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में शुरू हुआ। इस प्रदर्शनी में भारत का विशालकाय पंडाल पर्यटन उद्योग के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर उठाए गए कदमों को विशेष रूप से दर्शाया गया है, जिनमें पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक उपाय और वन्य जीव पर्यटन शामिल हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 वर्षों में विदेशी यात्रियों की वार्षिक संख्या बढ़ने के साथ ही भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। संवाद 6। क्या पढ़ रहे हो विमल? कोई विज्ञान उपन्यास? नहीं सीमा, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सौर ऊर्जा पर लेख खोज रहा था, पर मिला खतरनाक खेलों पर लेख। तो उसमें क्या परेशानी है? गृह कार्य के लिए जो निबंध लिखना है उसे इन पर लिख डालो। अरे हाँ, और बृहस्पतिवार में तो अभी कई दिन बाकी हैं। लेकिन मैम ने तो कहा था निबंध बुधवार तक देना है। हाँ, पर याद है
पिछले शुक्रवार को उन्होंने एक दिन और देने की बात मान ली थी। तब तो ठीक है। क्या पढ़ रहे हो विमल? कोई विज्ञान उपन्यास? नहीं सीमा, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सौर ऊर्जा पर लेख खोज रहा था, पर मिला खतरनाक खेलों पर लेख। तो उसमें क्या परेशानी है? गृह कार्य के लिए जो निबंध लिखना है उसे इन पर लिख डालो। अरे हाँ, और बृहस्पतिवार में तो अभी कई दिन बाकी हैं। लेकिन मैम ने तो कहा था निबंध बुधवार तक देना है। हाँ, पर याद है पिछले शुक्रवार को उन्होंने एक दिन और देने की बात मान ली थी। तब तो ठीक है। ये अभ्यास 1 का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अभ्यास 2 प्रश्न 7। परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का परिचय देने वाली इस वार्ता को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों A से H को भरिए। ये वार्ता आपको 2 बार सुनाई जाएगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति ने परीक्षा प्रणाली में सुधार पर अपने विचार रखते हुए कहा है कि परीक्षाएं अत्यधिक तनाव और चिंता उत्पन्न करती हैं। दरअसल हमारा विचार यह है कि 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं को ऐच्छिक बना दिया जाए। समिति का मानना था कि विद्यालय बोर्ड की परीक्षाएं 21वीं सदी के समाज की आवश्यकताओं के उपयुक्त नहीं हैं। ये परीक्षाएं नौकरशाही सिद्धांतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से भय का स्रोत बनी हुई हैं। इनके कारण बच्चों को अत्यधिक मात्रा में सूचनाएं याद करनी पड़ती हैं ताकि वे परीक्षा में उन्हें तुरंत लिख सकें। इस व्यवस्था में न तो बच्चे कुछ सीख पाते हैं और न ही परीक्षाएं उसे परख पाती हैं। ये सच है कि शैक्षणिक व्यवस्था में मूल्यांकन की अहम भूमिका होती है। मूल्यांकन हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और किन चीजों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वर्तमान समय में मूल्यांकन के नाम पर ली जाने वाली परीक्षाएं बच्चों के अंदर केवल भय और तनाव पैदा कर रही हैं। हमें परीक्षा के अलावा अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षा में केवल छात्र छात्राएं ही अनुत्तीर्ण नहीं होते, बल्कि उनके साथ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और अभिभावक भी नाकाम होते हैं। विद्यार्थियों का मूल्यांकन तो परीक्षा से हो जाता है, जबकि अन्य पहलुओं का मूल्यांकन होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो उसको बच्चों के परिणाम की तरह प्रकट नहीं किया जाता है। गांधी जी का मानना था कि अगर शिक्षक की निगरानी में रहने वाले बच्चे का पतन होता है तो उसके लिए कुछ हद तक शिक्षक जरूर जिम्मेदार है। दरअसल विद्यालय में दाखिले के साथ ही बच्चा एक प्रकार की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। इस दौड़ में पता ही नहीं चलता कि जीवन को समझने और दुनिया को जानने और सीखने की ललक कब पीछे छूट जाती है, और एक डर अंदर घुस जाता है, और वह डर है इस प्रतियोगी विश्व में नाकाम होने का।
अभ्यास 2 की ये वार्ता अब आप फिर से सुनेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति ने परीक्षा प्रणाली में सुधार पर अपने विचार रखते हुए कहा है कि परीक्षाएं अत्यधिक तनाव और चिंता उत्पन्न करती हैं। दरअसल हमारा विचार यह है कि 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं को ऐच्छिक बना दिया जाए। समिति का मानना था कि विद्यालय बोर्ड की परीक्षाएं 21वीं सदी के समाज की आवश्यकताओं के उपयुक्त नहीं हैं। ये परीक्षाएं नौकरशाही सिद्धांतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से भय का स्रोत बनी हुई हैं। इनके कारण बच्चों को अत्यधिक मात्रा में सूचनाएं याद करनी पड़ती हैं ताकि वे परीक्षा में उन्हें तुरंत लिख सकें। इस व्यवस्था में न तो बच्चे कुछ सीख पाते हैं और न ही परीक्षाएं उसे परख पाती हैं। ये सच है कि शैक्षणिक व्यवस्था में मूल्यांकन की अहम भूमिका होती है। मूल्यांकन हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और किन चीजों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वर्तमान समय में मूल्यांकन के नाम पर ली जाने वाली परीक्षाएं बच्चों के अंदर केवल भय और तनाव पैदा कर रही हैं। हमें परीक्षा के अलावा अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षा में केवल छात्र छात्राएं ही अनुत्तीर्ण नहीं होते, बल्कि उनके साथ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और अभिभावक भी नाकाम होते हैं। विद्यार्थियों का मूल्यांकन तो परीक्षा से हो जाता है, जबकि अन्य पहलुओं का मूल्यांकन होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो उसको बच्चों के परिणाम की तरह प्रकट नहीं किया जाता है। गांधी जी का मानना था कि अगर शिक्षक की निगरानी में रहने वाले बच्चे का पतन होता है तो उसके लिए कुछ हद तक शिक्षक जरूर जिम्मेदार है। दरअसल विद्यालय में दाखिले के साथ ही बच्चा एक प्रकार की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। इस दौड़ में पता ही नहीं चलता कि जीवन को समझने और दुनिया को जानने और सीखने की ललक कब पीछे छूट जाती है और एक डर अंदर घुस जाता है, और वह डर है इस प्रतियोगी विश्व में नाकाम होने का। अभ्यास 2 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अभ्यास 3 प्रश्न 8 से 15। वनस्पति शास्त्री डॉक्टर नीना करानोवा के साथ पत्रकार प्रदीप मेहता की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी। डॉक्टर नीना करानोवा, आज आप हमें किस बारे में बताने जा रही हैं? धन्यवाद प्रदीप जी। आज मेवे की खान के बारे में बात करेंगे। मेवे की खान? ये तो बड़ी दिलचस्प जगह लगती है, विस्तार से बताइए। तो सुनिए, मध्य एशिया में चीन से लगता एक देश है किर्गिस्तान।
उसकी उपजाऊ वादी का एक छोटा सा कस्बा है अरसलान बॉब। इसकी पहाड़ी ढलानों पर दुनिया के सर्वाधिक और बढ़िया अखरोट पैदा होते हैं, 1000 से 1500 टन। इसलिए इस कस्बे को मेवे की खान कहा जाता है। परंतु यहाँ इतने अखरोट क्यों पैदा होते हैं? एक तो जलवायु अनुकूल है, दूसरे जल प्रचुर मात्रा में है। अखरोट के जंगल को लेकर बहुत सी किंवदंतियां हैं जो एक दूसरे को नकारती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अरब देशों का एक माली अखरोट के बीज लेकर आया था जिसने ये जंगल लगाया। दूसरे मानते हैं कि जंगल पहले से था और सिकंदर के सैनिक यहाँ से अखरोट के बीज ले गए जिन्हें यूरोप में जाकर लगाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जंगल लगभग 1000 साल पुराना है। विश्व संरक्षण संघ ने इसे अति विशिष्ट वन मानकर इसका संरक्षण शुरू किया है। इस जंगल में अखरोटों के साथ साथ सेब, नाशपाती और अलूचे के पेड़ भी हैं। इनकी फसल कब तैयार होती है? अक्टूबर की शुरुआत में, लेकिन अरसलान बॉब के निवासी सितंबर से ही अपने मवेशियों के साथ अखरोट के जंगल में डेरे लगाने लगते हैं। वन विभाग की संपत्ति होने की वजह से उन्हें जंगल किराए पर लेना पड़ता है। किराया भरने के बाद वे वहां तंबू लगाकर रह सकते हैं और अपने मवेशी चरा सकते हैं। साथ में अपने थैलों में अखरोट जमा करते चलते हैं। इनके थैलों में 20 किलो तक अखरोट आ जाते हैं। अखरोट नीचे गिर जाते हैं या इन्हें तोड़ना पड़ता है? कुछ अखरोट पकने पर नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें बीनने में बच्चे बड़े कुशल होते हैं। लेकिन बचे अखरोटों के लिए पेशेवर तोड़ने वालों को पेड़ों पर चढ़ाया जाता है, जो डालियों को हिला हिला कर अखरोट नीचे गिराते हैं। ये जोखिम का काम है, क्योंकि डालियां टूटने से लोग गिर भी जाते हैं। अखरोट इस क्षेत्र का मुख्य निर्यात है। इसकी हर चीज कीमती है। लकड़ी आलीशान फर्नीचर बनाने के काम आती है। टूटे और हल्की किस्म के अखरोटों का प्रयोग तेल निकालने और दूध बनाने में किया जाता है। अखरोट को मेवों में सबसे स्वास्थ्यप्रद माना जाता है, इसलिए इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। क्या जलवायु परिवर्तन का असर इस जंगल पर भी दिखाई दे रहा है? जलवायु परिवर्तन ही नहीं, अत्यधिक दोहन का असर भी बढ़ रहा है। निर्माण और लकड़ी के लिए पेड़ काटने और मवेशी चराने से जंगल छीज रहा है। बेमौसम की बारिश, बर्फबारी और मिट्टी की कटान के कारण अखरोटों की पैदावार घट रही है, बीमारियां फैल रही हैं और जानकार किसानों की संख्या भी घट रही है। इसे रोकने के लिए कार्यशालाएं लगाकर जागरूकता फैलाई जा रही है और संरक्षण के नियम कड़े किए जा रहे हैं। नीना जी, इस रोचक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभ्यास 3 की ये बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। डॉक्टर नीना कारानोवा, आज आप हमें किस बारे में बताने जा रही हैं? धन्यवाद प्रदीप जी। आज मेवे की खान के बारे में बात करेंगे। मेवे की खान? ये तो बड़ी दिलचस्प जगह लगती है। विस्तार से बताइए। तो सुनिए, मध्य एशिया में चीन से लगता एक देश है किर्गिस्तान। उसकी उपजाऊ वादी का एक छोटा सा कस्बा है अरसलान बॉब। इसकी पहाड़ी ढलानों पर दुनिया के सर्वाधिक और बढ़िया अखरोट पैदा होते हैं, 1000 से 1500 टन। इसलिए इस कस्बे को मेवे की खान कहा जाता है।
परंतु यहाँ इतने अखरोट क्यों पैदा होते हैं? एक तो जलवायु अनुकूल है, दूसरे जल प्रचुर मात्रा में है। अखरोट के जंगल को लेकर बहुत सी किंवदंतियां हैं जो एक दूसरे को नकारती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अरब देशों का एक माली अखरोट के बीज लेकर आया था जिसने ये जंगल लगाया। दूसरे मानते हैं कि जंगल पहले से था और सिकंदर के सैनिक यहाँ से अखरोट के बीज ले गए जिन्हें यूरोप में जाकर लगाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जंगल लगभग 1000 साल पुराना है। विश्व संरक्षण संघ ने इसे अति विशिष्ट वन मानकर इसका संरक्षण शुरू किया है। इस जंगल में अखरोटों के साथ साथ सेब, नाशपाती और अलूचे के पेड़ भी हैं। इनकी फसल कब तैयार होती है? अक्टूबर की शुरुआत में, लेकिन अरसलान बॉब के निवासी सितंबर से ही अपने मवेशियों के साथ अखरोट के जंगल में डेरे लगाने लगते हैं। वन विभाग की संपत्ति होने की वजह से उन्हें जंगल किराए पर लेना पड़ता है। किराया भरने के बाद वे वहां तंबू लगाकर रह सकते हैं और अपने मवेशी चरा सकते हैं। साथ में अपने थैलों में अखरोट जमा करते चलते हैं। इनके थैलों में 20 किलो तक अखरोट आ जाते हैं। अखरोट नीचे गिर जाते हैं या इन्हें तोड़ना पड़ता है? कुछ अखरोट पकने पर नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें बीनने में बच्चे बड़े कुशल होते हैं। लेकिन बचे अखरोटों के लिए पेशेवर तोड़ने वालों को पेड़ों पर चढ़ाया जाता है, जो डालियों को हिला हिला कर अखरोट नीचे गिराते हैं। ये जोखिम का काम है, क्योंकि डालियां टूटने से लोग गिर भी जाते हैं। अखरोट इस क्षेत्र का मुख्य निर्यात है। इसकी हर चीज कीमती है। लकड़ी आलीशान फर्नीचर बनाने के काम आती है। टूटे और हल्की किस्म के अखरोटों का प्रयोग तेल निकालने और दूध बनाने में किया जाता है। अखरोट को मेवों में सबसे स्वास्थ्यप्रद माना जाता है, इसलिए इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। क्या जलवायु परिवर्तन का असर इस जंगल पर भी दिखाई दे रहा है? जलवायु परिवर्तन ही नहीं, अत्यधिक दोहन का असर भी बढ़ रहा है। निर्माण और लकड़ी के लिए पेड़ काटने और मवेशी चराने से जंगल छीज रहा है। बेमौसम की बारिश, बर्फबारी और मिट्टी की कटान के कारण अखरोटों की पैदावार घट रही है, बीमारियां फैल रही हैं और जानकार किसानों की संख्या भी घट रही है। इसे रोकने के लिए कार्यशालाएं लगाकर जागरूकता फैलाई जा रही है और संरक्षण के नियम कड़े किए जा रहे हैं। नीना जी, इस रोचक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अभ्यास 4, प्रश्न 16 से 23। खेल, पत्रकारिता और व्यवसायीकरण पर अगली बातचीत को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
खेल सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं है। योग के चरम बिंदु पर आप आत्म साक्षात्कार के सबसे निकट होते हैं। उसी तरह खेल के चरम पर पहुंचकर खिलाड़ी समझता है कि वो यश, पैसे और निजी सुरक्षा के लिए नहीं खेल रहा, बल्कि ऐसे गौरव के लिए खेल रहा है जो धन या यश से कभी प्राप्त नहीं होता। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो खेल एक ऐसी आंतरिक इच्छा है जो हमारे व्यवहार को बदलकर ऐसी शारीरिक क्रियाओं की ओर ले जाती है जिससे हमारा विकास होता है। खेल में व्यक्ति को तैयार करने अथवा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो अपनी आंतरिक इच्छानुसार उसमें भाग लेता है। इससे मानव को हर्ष और संतोष मिलता है। भारत में खेलों को कुछ हद तक लोकप्रियता तब मिली जब 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। इससे भारतीय खेलों में युगांतरकारी परिवर्तन आया। 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में भाग लिया। इन घटनाओं से खेलों को नया पाठक वर्ग मिला और खेल पत्रकारिता में विशेषज्ञों का उदय हुआ। परंतु ज्यादातर खेल खबरें मात्र सूचनात्मक ही थीं। 1947 के बाद पत्रकारिता में आए बदलावों के साथ साथ खेल समाचारों में भी बदलाव आया। 50 और 60 का दशक आते आते भारत की नई पीढ़ी तो खेलों के प्रति जागरूक और उत्सुक हो चली थी, पर समाचार पत्रों में खेलों को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा था। इस उदासीनता के लिए खेलों के प्रति आम भारतीय की मानसिकता जिम्मेदार थी, जो खेलों को बिगड़ जाने की वजह मानता आया था। उत्तर भारत में एक कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों का आंखों देखा हाल और समीक्षाएं प्रसारित करते हुए कुछ हद तक इस कमी को पूरा किया। 90 के दशक में भारत ने खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की ओर कदम बढ़ा दिए। पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता पर भी इस मुक्त अर्थव्यवस्था का असर पड़ना अवश्यंभावी था। अब अखबारों के लिए खेल, विशेष रूप से क्रिकेट, खेल की बात नहीं रही, वह भारतीय अस्मिता और संस्कृति का हिस्सा बन गई। नए नए रेडियो और टेलीविजन चैनलों की शुरुआत हुई और खेल और खिलाड़ियों को व्यवसायों की तरह देखा और तैयार किया जाने लगा। खिलाड़ी बड़े बड़े ब्रांड बन गए और मीडिया ने बाजार व जनसामान्य में बनी उनकी पहचान को भुनाना शुरू कर दिया। इन सब में भूमंडलीकरण के कारण उभरे टेलीविजन और प्रिंट मीडिया तथा सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही। विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने की मुहिम में अब खबर और मनोरंजन के बीच फर्क नहीं किया जाता। 70 और 80 के दशक में भी मनोरंजन और खेल की खबरों के लिए अलग से पृष्ठ हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की तरह खेल को अखबार या चैनल की प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित और प्रसारित करने के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज तो क्रिकेट की खबरें धड़ल्ले से सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि क्रिकेट में आकर्षण, पैसे और मनोरंजन तीनों का मेल है। अब खेल कार्यक्रमों में खेल संवाददाता नहीं, बल्कि स्वयं खिलाड़ी अपना मूल्यांकन करते रहते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी के बारे में बताता है। इससे खेल पत्रकारिता का चरित्र बदला है। जब खिलाड़ी ही अपना मूल्यांकन करने लगेंगे, वही व्याख्याकार हो जाएंगे, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संचार क्रांति ने भी खेल और खेल पत्रकारिता में आमूल-चूल बदलाव किए हैं। देश और विदेशों से संचालित होने वाले सैकड़ों खेल और सोशल मीडिया साइटों ने
खेलों की परिचर्चा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य किया है। इन वेब माध्यमों पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी ने खेलों के प्रति मतांतरों को भी बढ़ाया है। आज खेलों और खेल पत्रकारिता से जुड़ी अनेक सकारात्मक एवं नकारात्मक बातें इन्हीं माध्यमों के जरिए सामने आ रही हैं। न्यू मीडिया के माध्यमों ने लाखों की संख्या में खेल पत्रकारों, विश्लेषकों, समीक्षकों एवं स्तंभकारों की वह फौज तैयार कर दी है जो संचार के परंपरागत माध्यमों द्वारा संभव नहीं थी। अभ्यास 4 की इस बातचीत को अब आप फिर से सुनेंगे। खेल सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं है। योग के चरम बिंदु पर आप आत्म साक्षात्कार के सबसे निकट होते हैं। उसी तरह खेल के चरम पर पहुंचकर खिलाड़ी समझता है कि वो यश, पैसे और निजी सुरक्षा के लिए नहीं खेल रहा, बल्कि ऐसे गौरव के लिए खेल रहा है जो धन या यश से कभी प्राप्त नहीं होता। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो खेल एक ऐसी आंतरिक इच्छा है जो हमारे व्यवहार को बदलकर ऐसी शारीरिक क्रियाओं की ओर ले जाती है जिससे हमारा विकास होता है। खेल में व्यक्ति को तैयार करने अथवा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो अपनी आंतरिक इच्छानुसार उसमें भाग लेता है। इससे मानव को हर्ष और संतोष मिलता है। भारत में खेलों को कुछ हद तक लोकप्रियता तब मिली जब 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। इससे भारतीय खेलों में युगांतरकारी परिवर्तन आया। 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में भाग लिया। इन घटनाओं से खेलों को नया पाठक वर्ग मिला और खेल पत्रकारिता में विशेषज्ञों का उदय हुआ। परंतु ज्यादातर खेल खबरें मात्र सूचनात्मक ही थीं। 1947 के बाद पत्रकारिता में आए बदलावों के साथ साथ खेल समाचारों में भी बदलाव आया। 50 और 60 का दशक आते आते भारत की नई पीढ़ी तो खेलों के प्रति जागरूक और उत्सुक हो चली थी, पर समाचार पत्रों में खेलों को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा था। इस उदासीनता के लिए खेलों के प्रति आम भारतीय की मानसिकता जिम्मेदार थी, जो खेलों को बिगड़ जाने की वजह मानता आया था। उत्तर भारत में एक कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों का आंखों देखा हाल और समीक्षाएं प्रसारित करते हुए कुछ हद तक इस कमी को पूरा किया। 90 के दशक में भारत ने खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की ओर कदम बढ़ा दिए। पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता पर भी इस मुक्त अर्थव्यवस्था का असर पड़ना अवश्यंभावी था। अब अखबारों के लिए खेल, विशेष रूप से क्रिकेट, खेल की बात नहीं रही, वह भारतीय अस्मिता और संस्कृति का हिस्सा बन गई। नए नए रेडियो और टेलीविजन चैनलों की शुरुआत हुई और खेल और खिलाड़ियों को व्यवसायों की तरह देखा और तैयार किया जाने लगा। खिलाड़ी बड़े बड़े ब्रांड बन गए और मीडिया ने बाजार व जनसामान्य में बनी उनकी पहचान को भुनाना शुरू कर दिया। इन सब में भूमंडलीकरण के कारण उभरे टेलीविजन और प्रिंट मीडिया तथा सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने की मुहिम में अब खबर और मनोरंजन के बीच फर्क नहीं किया जाता। 70 और 80 के दशक में भी मनोरंजन और खेल की खबरों के लिए अलग से पृष्ठ हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की तरह खेल को अखबार या चैनल की प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित और प्रसारित करने के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज तो क्रिकेट की खबरें धड़ल्ले से सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि क्रिकेट में आकर्षण, पैसे और मनोरंजन तीनों का मेल है। अब खेल कार्यक्रमों में खेल संवाददाता नहीं, बल्कि स्वयं खिलाड़ी अपना मूल्यांकन करते रहते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी के बारे में बताता है। इससे खेल पत्रकारिता का चरित्र बदला है। जब खिलाड़ी ही अपना मूल्यांकन करने लगेंगे, वही व्याख्याकार हो जाएंगे, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संचार क्रांति ने भी खेल और खेल पत्रकारिता में आमूल-चूल बदलाव किए हैं। देश और विदेशों से संचालित होने वाले सैकड़ों खेल और सोशल मीडिया साइटों ने खेलों की परिचर्चा को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का कार्य किया है। इन वेब माध्यमों पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी ने खेलों के प्रति मतांतरों को भी बढ़ाया है। आज खेलों और खेल पत्रकारिता से जुड़ी अनेक सकारात्मक एवं नकारात्मक बातें इन्हीं माध्यमों के जरिए सामने आ रही हैं। न्यू मीडिया के माध्यमों ने लाखों की संख्या में खेल पत्रकारों, विश्लेषकों, समीक्षकों एवं स्तंभकारों की वह फौज तैयार कर दी है जो संचार के परंपरागत माध्यमों द्वारा संभव नहीं थी। अभ्यास 4 और ये परीक्षा समाप्त हुई। This is the end of the examination.